अभी भी नहीं आ रही है? अभी आएगी, रुको। अब आई होगी। आ गई आ गई आ गई, गुड 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 गुड। हाय विष्णु, एलुमनाई मीट के दिन आपके चरण स्पर्श करने के सौभाग्य के लिए आशीर्वाद दे दें। जीते रहो बेटा, जीते रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। अब तो आ गई ना आवाज़? हाय सद्दाम, हाय दीपक। एक बच्चे ने सिर्फ वॉइस लिख के भेजा, वॉइस। मुझे ऐसा लगा, मैं नाम बोलने वाला था कि वॉइस कौन है। यस यस यस, आ गई है आवाज़, आ गई है। वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अमेजोन अकेडमी। मैं हूं नितेश जाखड़। आज अपन चर्चा करेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने वेक्टर्स की चर्चा करी थी। तो डेफिनेटली उसका अगला पार्ट जो भी है, जो कि क्योंकि दोनों चैप्टर आपस में बड़े कनेक्टेड हैं। मोटिवेशन की बात अपन कल करेंगे, कल अपना लास्ट लेक्चर होगा प्रोबेबिलिटी को लेकर। उसके बाद अपन मोटिवेशन की चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में पक्का 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 सवाल आता है। इसलिए आज अपन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है? थ्योरी भी थोड़ी डिटेल में कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस पे भी थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे हैंडल करना है, इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे हैंडल करना है, ठीक? जो बच्चे नए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नितेश जाखड़। आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली और जेईई 2003 में माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 1161। प्रोबेबिलिटी से डर लग रहा है, कल खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है? कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस दोबारा चर्चा करना चाहूँगा। क्लास को टाइम पे ज्वाइन करो, पूरा लेक्चर देखो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर कुछ मिस होता है तो प्रीवियस क्लास रिवाइज करके आओ। बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट। डू नॉट यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज। डू नॉट स्पैम इन द क्लास। माई डाउट सेक्शन का इस्तेमाल करो फॉर आस्किंग डाउट्स रिलेटेड टू क्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर स्टूडेंट्स एंड द टीचर। क्रोम या फायरफॉक्स में चलाओगे बढ़िया चलेगी क्लास। एंड्रॉइड वर्जन 6 या अब में चलाओगे क्लास बढ़िया चलेगी। कम से कम 5 Mbps की स्पीड हो तो क्लास बढ़िया चलेगी। वेक्टर अटेंड नहीं किया तो भी समझ में आएगा ना यार, पढ़ाओ तो होगा ना पहले ही। अच्छा, डेफिनेट का एक होमवर्क क्वेश्चन बाकी है। अरे यार, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन तो मुझे याद आ गया था, लास्ट क्लास में दिया था। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था। दोनों बेटा 11th और 12th दोनों कंबाइंड है। देखो लेक्चर का नाम अगर पढ़ोगे तो 3D ज्योमेट्री पार्ट 1 पार्ट 2 अमेजोन अकेडमी की वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो पूरा दिखेगा। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन रह गया है, अब मुझे याद आ गया। -π/2 ln2 वाला नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, प्रोबेबिलिटी वाली क्लास में, ठीक? फिलहाल ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था। कौन सा वाला? B-A.P×Q डिवाइडेड बाई P×Q और पूरे का मॉड, नीचे वाले का भी मॉडुलस। हो गया होगा 6/√5। आ रहा है। गुड 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 गुड, ईजी था। चलो डीपीपी में फटाफट से जो डाउट है पूछो, फटाफट से डीपीपी डिस्कस करते हैं। जो कि हाँ, ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है। अगर आपको फंडामेंटल सारे आते हैं तो बहुत ईजी है। ले दे के 4 या 5 तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं। हाँ, क्लास 11th 12th दोनों प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। डीपीपी में डाउट बोलो जरा फटाफट से। ऑल डन? अरे वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन अभी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है किसी बच्चे ने। किसने पूछा है? एपी ने पूछा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जरा। थर्ड क्वेश्चन, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा क्या बोलता है। R = A प्लस लैम्डा टाइम्स B×C एंड R = B प्लस म्यू टाइम्स C×A। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 0। इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि B-A डॉट P×Q यानी कि B×C क्रॉस C×A, B×C क्रॉस C×A, ये 0 होना पड़ेगा ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ऊपर आता है, ये लिखा है ना अभी। तो ये अगर 0 होगा, 0 अगर होगा तो ऊपर वाला पार्ट ही तो 0 होगा। तो ऊपर वाले पार्ट को अपन ने 0 कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को कि सर ये तो 4 वेक्टर मल्टीप्लाई में हो गए। थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो। x मानोगे अब तो करना आसान हो गया ना। अब ये बन जाएगा x.A टाइम्स C वेक्टर माइनस x.C टाइम्स A वेक्टर। x की वैल्यू डाल दो। x है B×C, तो B×C को अगर मैं A के साथ डॉट करूंगा, ये तो बॉक्स BCA,
यही तो बन गया बॉक्स बी सी ए। तो बॉक्स बी सी ए टाइम्स सी वेक्टर माइनस इस x का, यानी इसका अगर मैं c के साथ डॉट करूंगा तो b क्रॉस c का c के साथ डॉट तो जीरो हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट तो हट गया, इक्वल टू जीरो, और इधर पड़ा हुआ है b माइनस ए के साथ डॉट। ठीक, ये वाला पार्ट तो स्केलर है, बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर को हटा दिया अपन ने या बाहर निकाल लिया, कुछ भी कहो, तो यहां से निकल के आ गया कि b माइनस ए डॉट सी शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि b डॉट सी शुड बी इक्वल टू a डॉट सी। सिर्फ ये दिमाग लगाना था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कर दो दोनों के बीच का। समझाना तू। बोलो भैया। एपी, एपी तुमने पूछा था, समझ में आया कि नहीं आया? स्पैम कौन कर रहा है यार? थर्ड एंड फोर्थ आ गया सर, बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन तो और भी इजी है, थोड़ा सा सोचना था बस, ज़्यादा नहीं। देखो फोर्थ क्वेश्चन, a प्लस बी इक्वल टू सी दे रखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी दे रखा है, और मॉड a इज इक्वल टू मॉड सी दे रखा है, मॉड a इज इक्वल टू मॉड सी दे रखा है। जब भी इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट दिखे कि कोई वेक्टर्स की इक्वेशन है और मॉडुलस की बात हो रखी है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। वेक्टर्स का स्क्वायर करना जानते हो ना? पहला वाला बन जाएगा मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b, दिस इज इक्वल टू मॉड c का स्क्वायर। तो क्योंकि मॉड a और मॉड c बराबर है, ये तो कैंसिल हो गया। मॉड b के स्क्वायर का मतलब है b का b के साथ डॉट, और यहां पर है ट्वाइस ऑफ a का b के साथ डॉट, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या इसको मैं b डॉट b प्लस 2a इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं? b का डॉट ही तो हो रहा है 2a के साथ भी और b के साथ भी, और 2a प्लस b तो मुझे दे रखा है d के बराबर है, यानी कि b डॉट d इज इक्वल टू जीरो। कितना सिंपल था, खटाक से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो जमा गलत है। क्यों? क्योंकि उन दोनों ऑप्शन में लेफ्ट साइड में स्केलर है, राइट साइड में वेक्टर है, इसलिए 3 और 4 को तो चेक करना ही नहीं है। क्लियर? थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया। और कोई डाउट भैया? और कोई डाउट? जल्दी से बताना। डीपीपी कहाँ मिलेगी? क्लास के लास्ट में बताऊंगा बेटा, क्लास के लास्ट में बता दूंगा डीपीपी कहाँ मिलेगी। और कोई डाउट नहीं है? गुड 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 गुड, दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। चलो स्टार्ट करें जरा, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं बेसिक्स ऑफ 3D ज्योमेट्री। बेसिक्स का मतलब सेक्शन फॉर्मूला, दोनों दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, सेंट्रॉइड कैसे निकालना है, ये सारी बातें। तो उन पे डिस्कशन करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। डायरेक्टली मुझे एक ज़रा क्वेश्चन करके दिखा दो, ये वाला। फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखते हैं आपको बिल्कुल जो बेसिक बेसिक बातें होती है 3D ज्योमेट्री की, वो आपको ध्यान है कि नहीं है। जल्दी से चैट ऑफ करूंगा, पहले इस क्वेश्चन का जवाब तो दे दो फटाफट। वन इज टू टू एक्सटर्नली, बहुत बढ़िया यार, बड़ी जल्दी आंसर निकाला जी ने। वेल डन वेल डन जी। तुम्हारा नाम मैं भूल चुका हूं, तुम बीच में शायद कुछ दिन गायब थे, आज तुम फिर से बढ़िया जवाब दे रहे हो। गुड वन गुड वन। 1:2 एक्सटर्नली। बाकी लोग जो -1/2 भी ठीक है। हाँ ऋषि ऋषि ऋषि, गुड 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 ऋषि, गुड। ऋषि ने सही जवाब निकाला 1:2। क्या करना है, क्या करना है देखो जरा। एक्स वाई प्लेन है, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, और ये वो लाइन सेगमेंट है जो ए यानी कि 1,2,3 और बी यानी कि 2,3,6 को ज्वाइन कर रहा है। पूछता है कि एक्स वाई प्लेन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लिया मैंने λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बड़े आराम से 2λ+1 अपॉन λ+1 कॉमा 3λ+1 अपॉन 3λ+2 अपॉन λ+1 कॉमा 6λ+3 अपॉन λ+1 निकल गया। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन z = 0। यही तो बेसिक जानना चाह रहा था मैं कि ये बेसिक आपको ध्यान है क्या? z = 0 यानी कि एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। तो z = 0 इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाना चाहिए। तो 6λ+3 अगर 0 किया तो λ की वैल्यू आई -½ यानी कि 1:2 का रेशियो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा।
लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब इंटरनल डिवीजन हो रहा है। बहुत बढ़िया, आ गया सबका सबका आ गया, बहुत बढ़िया। यानी कि ये बेसिक्स आपको ध्यान है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ये सारी आपको ध्यान है। चलिए तो फिर बात करते हैं अपन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं। थ्री डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए आपको सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज, ये दो चीज समझनी है ध्यान से, और कुछ भी नहीं है। 2D में जब अपन बात करते हैं तो लाइन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस से जो एंगल बन गया वाई एक्सिस से अपने आप पता चल जाएगा कि 90 माइनस थीटा बनने वाला है। इसलिए 2D में जब बात करते हैं तो सिर्फ एक एंगल से काम चल जाता है, लेकिन थ्री डायमेंशन में अगर मैं बात करूंगा तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ कितना एंगल बना रही है कोई लाइन या कोई वेक्टर। तो क्योंकि अपन लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा कि वो लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सबके साथ कितना एंगल बना रही है। सपोज वो एंगल अल्फा, बीटा और गामा है, तो मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यूज निकालूंगा। क्योंकि वेक्टर का खेल हो रहा है ना, वेक्टर में जब भी कोई एंगल निकालना होता है तो अपन हमेशा कॉस थीटा की बात ही तो करते हैं कि ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इसलिए हमने कॉस थीटा निकाला। सर टेन थीटा भी निकाल सकते थे, लेकिन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि कोई लाइन एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ सपोज अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रही है, तो हमने कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू निकाल ली और इन्हीं को कह दिया एल एम एन। इनका नाम दे दिया डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस तो समझ गए होंगे क्योंकि कॉस निकाला है अपन ने, और डायरेक्शन कोसाइन यानी ये ऐसी कोसाइंस वैल्यू हैं जो लाइन की डायरेक्शन डिसाइड कर रही हैं। तो एल एम एन, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। काम की बात क्या है कि अगर एल एम एन डीसी, डीसी यानी डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन अगर किसी लाइन के डीसी हैं, इसका मतलब वो लाइन, जैसे थ्री डायमेंशन में अगर उस लाइन को आप देखोगे तो वो लाइन किस वेक्टर के अलोंग जा रही है, किस वेक्टर के अलोंग, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये जे कैप होना चाहिए, इसके अलोंग कोई लाइन जा रही है। ये बेसिक फंडा है डायरेक्शन कोसाइंस का। ठीक, ये ध्यान में रखना कि एल कॉमा एम कॉमा एन से अगर कोई वेक्टर बनाओगे तो वो लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। लाइन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी। इस वेक्टर के मॉडुलस निकालोगे तो 1 आएगा। तीसरी बात, अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है लाइन के, तो माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन भी उसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। अगर कोई लाइन सपोज 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3, ये किसी लाइन के अगर डायरेक्शन कोसाइन है और कल को आपको -1/√3, -1/√3 और -1/√3 डायरेक्शन कोसाइन लिखे हुए दिखें, तो आपको ऐसा छल, ऐसा धोखा हो सकता है कि यार शायद ये लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अरे मेरे भाइयों, डायरेक्शन लाइन तो इनफाइनाइट तक जाती है ना। इधर देखोगे तो एल कॉमा एम कॉमा एन डायरेक्शन बन रही होगी, इधर देखोगे तो माइनस एल कॉमा माइनस एम कॉमा माइनस एन डायरेक्शन बन रही होगी। बात सेम ही है। क्लियर। अगली बात, इफ एल एम एन आर डी सी ऑफ लाइन देन एल एम एन इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट लाइन। ये बात अपन कर चुके हैं। पांचवी बात, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1,0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद के साथ जीरो एंगल बना रही है, तो जीरो एंगल बना रही है यानी कॉस अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, और कॉस बीटा 0 आएगा क्योंकि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और कॉस गामा भी 0 आएगा क्योंकि जेड एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। यानी डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे 1,0,0, सेम इन दोनों की चर्चा भी करी जा सकती है। और लगे हाथ ये भी समझ में आ गया होगा कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है तो भी उसके डीसी 1,0,0 होंगे। ये चर्चा थी डायरेक्शन कोसाइंस की। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझाना तू। कोई दिक्कत हो जल्दी से बताना, अदरवाइज लिखो यस सर, अपन आगे बढ़ते हैं। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं जरा। डायरेक्शन रेशियोज, देखो डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है कि थोड़े गंदे गंदे आएंगे। जैसे अभी एग्जांपल दिया ना मैंने, 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये रूट वाली चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल 3 नंबर लेते हैं और उन नंबरों का ऊपर बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। जैसे अगर ये किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है तो उसके डायरेक्शन रेशियो, इनके प्रोपोर्शनल कोई नंबर ले लो, तो सबको √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1,1,1, या सपोज सबको 2√3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन रेशियोज 2,2,2 हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज क्या इंडिकेट करता है? फिर से वही वाली बात, डायरेक्शन रेशियोज से अगर कोई वेक्टर बनाओगे तो लाइन के अलोंग एक वेक्टर इंडिकेट करता है। ये बात तो आप समझते होगे कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वाला वेक्टर बन रहा है, और ये वाला बन रहा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इतना तो समझ में आता है ना कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन तो सेम है, सिर्फ मॉड्यूलस का फर्क है। दूसरा वाला थोड़ा लंबा है, पहला वाला थोड़ा छोटा है। तो डायरेक्शन, अपन डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन की तो बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन गंदे लगते हैं कई बार, डायरेक्शन रेशियोज थोड़े सिंप्लीफाई होते हैं, बढ़िया होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर बन जाते हैं तो हमें, होल नंबर या इंटीजर बन जाते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, इसलिए हम ज़्यादातर डायरेक्शन रेशियोज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर भी लाइन के अलोंग एक वेक्टर इंडिकेट करता है, यानी कि लाइन की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। उसी को सपोज मैं आपको एक लाइन के डी आर दूं 2,1,5, मैं पूछूं इसके डायरेक्शन कोसाइन बनाओ, तो समझो ना डायरेक्शन रेशियो जो है वो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर डिफाइन कर रहा है, और डायरेक्शन कोसाइन लाइन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा है। तो क्यों ना मैं इसी वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लूं। कितना आ रहा है? √4 + 1 + 25, कितना आ रहा है ये? 25, √30 आ रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे 2/√30, 1/√30, 5/√30। ये कनेक्शन कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, जो मैंने आपको भी करके बताया। समझा ना तू? बोलो। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। एसके कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है बेटा? बहुत सारी बातें कर ली मैंने, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? एसके जल्दी से अगर लिखोगे तो मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। किसका लास्ट पार्ट, डायरेक्शन कोसाइन का या डायरेक्शन रेशियोज का? डायरेक्शन कोसाइन का या डायरेक्शन रेशियोज का? जिसने भी पूछा था सर लास्ट वाला पार्ट रिपीट करो, जल्दी बताओ। डीआर से डीसी निकालना। चलो देखो जरा, सपोज किसी लाइन के डीआर दे रखे हैं 1,2,3, तो डीआर का मतलब है कि उस लाइन की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैं अगर आपको कहूं कि इस लाइन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप को इसके मॉड्यूलस से डिवाइड करोगे ना। तो मॉड्यूलस यानी इसकी लेंथ कितनी आ रही है? √1² प्लस 2² प्लस 3², यानी कि 9 4 13 और 1 15, √15 आ रही है। तो यूनिट वेक्टर जो निकालना था वो बन जाएगा 1/√15 i कैप प्लस 2/√15 j कैप प्लस 3/√15 k कैप। यूनिट वेक्टर बन गया, यानी डायरेक्शन को साइन निकल गए क्या? 1/√15, 1/√15, 2/√15, 3/√15। अब तो क्लियर हो ही गया होगा। प्लीज रिपीट डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन तो यार बहुत बेसिक चीज है, उसको पूरा रिपीट करना संभव नहीं है। अगर आपको फुल टोटल दिक्कत है डायरेक्शन कोसाइन में तो आप एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, ठीक। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज फॉर ए गिवन लाइन। अभी एक्सप्लेन किया मैंने। इफ 1,1,1 आर डीआर देन 2,2,2 आर ऑल्सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेम लाइन, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ओके, सपोज एक लाइन है जो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन के dr निकालना बड़ा ही आसान। x2 - x1, y2 - y1,
z2 माइनस z1, ऐसे निकल जाएंगे इस लाइन के dr, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। सपोज इसी के अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने होते तो मैं इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देता। इसका मॉडुलस क्या आएगा, यही तो आएगा, डी का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। उससे अगर डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन रेशियोज कन्वर्ट हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन में। आगे प्लस माइनस भी लगा दिया मैंने, या तो तीनों को प्लस वाला साइन ले लेना या तीनों को माइनस वाला साइन ले लेना। √14 आ रहा है क्या, 9 4 13 और 14, √14 हो जाएगा। ओके 14, दिस इज 14 क्लियर। चलिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस, पहली लाइन के dr हैं सपोज a1 b1 c1, दूसरी लाइन के dr हैं सपोज a2 b2 c2। आई हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, विच मीन्स I should find the angle between these two vectors. First vector is a1 b1 c1, second vector is a2 b2 c2। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल और लाइंस के बीच का एंगल सेम ही तो आएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। a डॉट b का मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई पहले वाले का मॉड यानी सिग्मा a1 स्क्वायर, दूसरे वाले का मॉड यानी सिग्मा a2 स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में। सिग्मा a1 स्क्वायर समझ गए होगे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ओके आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। लेट्स सी इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज क्लियर, देन do this JEE Mains 2014 question, very interesting question. Find the angle between the lines whose direction cosines satisfy the relations L plus M plus N equal to 0 and L square equal to M square plus N square. ये लो, डबल ए लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। करेक्ट बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया पाई बाई थ्री इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चन JEE मेंस में आते हैं। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं। Let's say LMN, let's say L is equal to minus of M plus N. I will put the value of L in this equation, then I will get minus of M plus N whole square. This is equal to M square plus N square. तो ये बन जाएगा M square plus N square plus 2MN is equal to M square plus N square, which means M into N is equal to 0 because M square N square are cancelling out. Mn is equal to 0, which means either M is equal to 0 or N is equal to 0. There are two cases possible, either M equal to 0 or N equal to 0. If M is equal to 0, then L plus N will be equal to 0 because L plus M plus N is 0. So if I put M equal to 0, which means L plus N is equal to 0, which means L is equal to minus N. तो जो डायरेक्शन कोसाइन थे L, M, N, उसकी जगह मैंने माइनस N, 0, N लिख दिया। या यूं कहूं कि उसके डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए मुझे, -1 0 1। ये वाला पार्ट समझना बहुत जरूरी। ये तो डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन रेशियोज बना ली मैंने, N को गायब कर दिया मैंने, या यूं समझो कि सबको N से डिवाइड कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, इफ N is equal to 0, then L plus M will be 0, which means L will be equal to minus M. So the DCs which are L, M, N, they will become minus M, 0 because N is 0. So dr will become -1, 1 and 0. Now remember the previous slide. Cos theta can be found as using this formula. So cos theta will be equal to A dot B यानी कि 1 divided by under root 1 square plus 0 square plus 1 square यानी कि √2 divided by 1 square plus 1 square plus 0 यानी कि √2, which means this is equal to half.
So very clearly we can say that theta will be equal to pi by 3. Very easy question, very interesting question. समझे कि ना समझे बताना जल्दी से, समझे या नहीं समझे, बढ़े आगे। यस, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, गुड। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। In the same way as in two dimensional, we have the equation of a straight line when the point and slope is given. What do? We say y minus y1 is equal to m into x minus x1. In three dimensional geometry, if the drs are given as a comma b comma c and a fixed point is given as suppose x1 y1 z1, then the equation of line will be simply x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. This is the equation of a straight line. Which straight line? Whose direction ratios are a, b and c and which is passing through the fixed point x1, y1, z1. Whenever you see three things equal to each other, always assume this is equal to lambda. Why lambda? Because then I can say that x will be equal to this and this. X will be equal to x1 plus a lambda, y will be equal to y1 plus b lambda, z will be equal to z1 plus c lambda. Why this information is important? Because whenever you have to take a point on the line, always take in this form: x1 plus a lambda, y1 plus b lambda and z1 plus c lambda. Clear? दूसरी फॉर्मेट, टू पॉइंट फॉर्म, ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. If the line is passing through x1, y1, z1 and x2, y2, z2, then very easily I can say that the dr will be x2 minus x1, y2 minus y1, comma z2 minus z1. तो जो पिछली स्लाइड में ये इक्वेशन आई थी, यहां पर मैंने a, b और c की जगह डाल दिया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1. बोलो मुश्किल है क्या चैप्टर? इतना ही है. स्ट्रेट लाइन के बारे में इतना ही है. लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है और लाइन पे कोई जनरल पॉइंट कैसे लेना है, और जो लाइन के डी आर है वो क्या इंडिकेट करते हैं? डी आर इंडिकेट्स ए डायरेक्शन, ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन. दैट्स ऑल देयर इज टू इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. वेक्टर इक्वेशन कर सकते हो यार, सेम ही तो है. लास्ट क्लास में अपन ने वेक्टर पढ़ लिया है. Okay, so since you talked about the vector form, we will do the question. Question is based on convert this Cartesian form into vector form. Sir, first one once, मैं समझा नहीं यार. First one once क्या पूछना चाह रहे हो लोग? ऐसे my natural flow is in Hindi. That's why whenever I get excited, whenever I feel energetic, automatically Hindi comes. Okay. First equation of line. This one. See if the line is passing through a fixed point x1, y1, z1 and the direction ratios are given as a, b, c, then the equation of line will be x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. This will be the equation of line. Okay. Done. चलो, किया क्या? ये वाला क्वेश्चन किया क्या किसी ने? कन्वर्ट दिस इन वेक्टर फॉर्म. Done.
डन तो कर दिया तुमने, पर मुझे पूरी पूरी उम्मीद और पूरा पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने गड़बड़ करी होगी. यस 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 यस, आई एम श्योर. In fact, I was correct. HG gave me an answer, and that answer is wrong. And I'm sure many of you are also getting the wrong answer. Why? 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 Because you are not understanding the actual format of line. Actual format होती है x minus x1 upon a, फिर होती है y minus y1 upon b, फिर होती है z minus z1 upon c. इसको देखना ध्यान से, यहां पर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आ रहा है, वो मल्टीप्लाई में आ रहा है, मुझे सिर्फ ओनली x चाहिए होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर से मैं 5 कॉमन निकालूंगा. 5 कॉमन निकालूंगा तो बनेगा x माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई 7. यहां भी आई नीड द y अलोन, सो आई विल टेक 2 कॉमन, दिस विल बिकम y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3. Here I do not want z with a negative sign, I want z with a positive sign, so I will take minus 2 common, this will become z minus half divided by 1. Still it is not in the format of standard form, there should only be a one number, so इसको मैं लिखने जा रहा हूं x minus 3/5 डिवाइडेड बाई, इस 5 को नीचे लेके आ रहा हूं तो डिवाइड में 7/5, दिस इज इक्वल टू y प्लस 1. इस 2 को भी डिनोमिनेटर में ला रहा हूं 3/2, दिस इज इक्वल टू z माइनस हाफ डिवाइडेड बाई, इसको भी डिनोमिनेटर में ला रहा हूं तो माइनस हाफ. वॉच वेरी केयरफुली. नाउ दिस इक्वेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म. कंपेयर इट विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, which means the line is passing through which point, 3/5 comma minus 1 comma 1/2, 3/5 comma minus 1 comma 1/2. What are the direction ratios of the line? The direction ratios are 7 comma 3 comma 1. No, बिल्कुल नहीं. 7 3 1 डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 7/5 comma 3/2 comma minus half, 7/5 comma 3/2 comma minus half. So the vector equation will be r is equal to 3/5 comma minus 1 comma half plus lambda times 7/5 comma 3/2 comma minus half. ये क्वेश्चन क्यों करवाया सर, इसमें तो कुछ था ही नहीं. अरे इसमें तो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब भी आपके सामने वेन एवर यू सी द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ऑलवेज फर्स्ट लुक वेरी केयरफुली, इट शुड बी इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट. Then and only then you will be able to say that the line is passing through x1 y1 z1 and the dr of line are a comma b comma c. आप लोगों ने गलती करी होगी कि 7 comma 3 comma 1 looks like the dr of the line, but in fact the dr, what are the drs? 7/5 comma 3/2 comma minus half. This is a very very important question, क्योंकि इस तरह की जो दिक्कत है वो किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है. हर क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन देखते ही एक बार वॉच वेरी केयरफुली, इज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. समझा ना तू. बोलो 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 बोलो. अंश का सेम आया था. गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. समझ गया ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस तरह की बातों का ध्यान रखना. गुड 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 गुड. शशांक का भी सेम आया था, बहुत बढ़िया यार. करेक्ट करेक्ट, गुड गुड. श्रेयस का भी सेम आया. चलो आगे. द लाइंस दिस एंड दिस आर को प्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2003. लेट्स सी व्हाट इज लैम्डा वैल्यू. कौन से क्वेश्चन में लैम्डा वैल्यू यार? लैम्डा इज ए पैरामीटर. देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, इट इज ए पैरामीटर. यू कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विल कीप ऑन चेंजिंग. थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर वाले में हम शुरू में धीरे चल रहे थे, लास्ट में जाके बहुत भागना पड़ा, इसलिए मैं आज वाले लेक्चर में स्टार्टिंग से थोड़ा सा तेज चलूंगा. ठीक है, निकालो जरा. इफ दीज लाइंस आर को प्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. क्या मतलब निकलता है देखते हैं जरा. कमेंट लॉक हो चुका था, तुमने लिमिटेड टाइम में निकाला नहीं, इसलिए मुझे ब्लॉक करना पड़ा कमेंट. चलो अब ब्लॉक नहीं करूंगा. देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 में के की वैल्यूज क्या निकालते हो.
इतने सिंपल सवाल का गलत गलत आंसर निकाल रहे हो। डीएम ने सही जवाब निकाला है, प्रांशु नहीं, प्रांशु तो डीके है। डीएम ने बिल्कुल सही जवाब निकाला है, 0 और -3। बाकी सबका मुझे गड़बड़ लग रहा है, सबका गलत है यार, सबका गलत है। ऐसे क्या करते हो यार, ध्यान से नहीं करते हो। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, ध्यान देना ऊपर। इफ दीज टू लाइन्स आर कोप्लेनर, वेन एवर आई सी द वर्ड कोप्लेनर, मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि यार बॉक्स एबीसी 0 होता है वेन एवर देर इज ए वर्ड, विच वर्ड, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब 3 वेक्टर निकालो और उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर दो। ऐसे 3 वेक्टर निकालो जो उसी प्लेन में, फाइंड 3 सच वेक्टर्स विच आर लाइंग इन दिस प्लेन ओनली। वन वेक्टर इज वेरी वेरी क्लियर, इट इज 1, 1, -k। हाउ? the vector formed by dr of this line. Another vector is k, 2, 1. How? The vector formed by dr of this line. एक वेक्टर और चाहिए मुझे, तो एक वेक्टर बना लेता हूं ना मैं। ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट है 1, 4, 5, तो 1, 4, 5। और ये वाला जो पॉइंट है वो है 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो ये वेक्टर और निकाल लेता हूं मैं। क्या आएगा ये? 2 - 1, 1, 3 - 4, -1, 4 - 5, -1. Now I will say that V1, V2 and V3, these 3 vectors are coplanar, which means 1, 1 - k, k 2, 1 and 1 - 1 - 1 is equal to 0. सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सॉल्व आपको करना है। k की वैल्यू आएगी 0 and -3। जेईई मेंस में आया क्वेश्चन है। क्या गलती कर रहे थे? जो भी गलती कर रहे थे समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो कोप्लेनर वर्ड है ये जेईई मेंस में कई बार अपीयर हो चुका है। 2 lines are given as coplanar. Always do this activity. Find 3 vectors in the plane of the lines. One vector is formed by dr of first line, second vector is formed by dr of second line, and third vector is formed by joining the 2 fixed points in that plane. नहीं 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 नहीं, k can be 0 मेरे बच्चे, k can be 0। k एक डायरेक्शन रेशियो है, याद करो, डायरेक्शन रेशियो 0 हो सकता है। कहां पे दिखाऊं मैं आपको? ये देखो, dc ऑफ x एक्सिस इज 1, 0, 0, dc ऑफ a z एक्सिस 0, 0, 1। सो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ऑल कैन बी 0। दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। This k is not representing any variable, it is indicating the direction or the angle formed by this line with the x-axis. Okay? 1 - 1 - 1 आया सर। देखो ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन, ये 1, 4, 5 से पास हो रही थी, तो 1, 4, 5 इस लाइन का फिक्स्ड पॉइंट। दूसरी लाइन 2, 3, 4 से पास हो रही थी, उसका फिक्स्ड पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकाला है मैंने। कैसे निकाला? इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर दिया। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ओके? ds आई एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम कि तीसरा वेक्टर कैसे आया। फिक्स्ड पॉइंट, जो 2 लाइंस के फिक्स्ड पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकाला मैंने। कैसे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। क्लियर हुआ क्या? अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's discuss the equation of a plane. The general form ax plus by plus cz plus d equal to 0. 2D ज्योमेट्री में ax plus by plus c equal to 0 एक लाइन होती है। 3D ज्योमेट्री में अगर z वेरिएबल भी आ गया तो ये बन जाएगा एक प्लेन। ठीक है? Equation of a plane passing through a fixed point and having fixed normal. This is the important part. Listen very carefully. प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए व्हाट डू आई नीड? आई नीड ए डायरेक्शन एंड ए पॉइंट। इन द सेम वे प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए भी आई नीड ए डायरेक्शन एंड ए पॉइंट। जो डायरेक्शन है इट विल बी डिफाइंड बाय द नॉर्मल वेक्टर। सपोज दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। सो वेन एवर आई हैव द डिटेल्स ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर विच मीन्स आई कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन। तो अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर दे दिया है और ये फिक्स्ड पॉइंट इस पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, ये भी दे दिया है, तो मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया r, वेरिएबल पॉइंट लिया और ये वाला वेक्टर निकाला। क्या है ये वाला वेक्टर? r - a वेक्टर।
Now this vector and this vector are perpendicular to each other, which means r minus a dot n will be equal to 0, which means r dot n will be equal to a dot n. This is the vector form of a plane. Whenever you see things like this, r dot I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 5, क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है ये इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। प्लेन की इक्वेशन में दो बातों से मतलब है, प्लेन का नॉर्मल और प्लेन का एक पॉइंट। ये क्लियर हुआ हो तो जल्दी से यस बोलना, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन r dot n is equal to a dot n. The equation will look like this. Whenever you see an equation like this, understand that this is representing a plane and the normal of this plane will be represented by 1, 2, 3. Yes sir. अगली बात देखो, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नेक्स्ट, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए जहां पे r था, r को मैं डाल देता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। डिस्टर्बेंस तो हो रहा है यार, मुझे भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बाहर कोई बारात जा रही है और उनके कुछ ढोल धमाके बज रहे हैं जोर जोर से। देन व्हाट विल बी 5, ये 5, ये a डॉट एन एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट a डॉट एन की वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। तो ये 5 तो कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नहीं हो रहा है सर, क्या नहीं हो रहा है? नॉइज तो यार बहुत ज्यादा आ रही है, क्या करें? लेट्स होप कि बारात थोड़ी देर में आगे निकल जाएगी। नहीं निकलेगी तो बारात थोड़ी देर में अगर आगे नहीं निकलेगी तो हमें उसके साथ ही डांस करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट फंक्शन, विच फंक्शन बेटा? नहीं, इस फॉर्म में लाइन को नहीं लिख सकते हैं। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करूं या तुम लिख तो रिपीट करो, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करूं? व्हाट्स द फंक्शन सर, विच फंक्शन यार? देयर इज नो फंक्शन। दूल्हा पिटेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं यार, देखो। फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन यू विल नीड ए नॉर्मल वेक्टर एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। दिस a is a fixed point and this r is a variable point. So I can say that r minus a vector, which means this vector is perpendicular to normal. So dot n should be equal to 0, which means r dot n should be equal to a dot n. यार तुम कोई 11th क्लास के तो नहीं हो ना यार? ऐसे आर यू फ्रॉम 11th क्लास? ऐसे SK आर यू फ्रॉम 11th क्लास? मेरे यार टाइम वेस्ट कराते हो यहां पे बैठ के यार। चलो, कार्टेशियन फॉर्म बिल्कुल सिंपल है। a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, जहां पर a b c ये तो है नॉर्मल की डायरेक्शन और x1 y1 z1 ये है एक फिक्स्ड पॉइंट। यानी आपको अगर नॉर्मल की डायरेक्शन दे दी हो a, b, c और एक फिक्स पॉइंट दे दिया हो तो प्लेन की इक्वेशन निकालना बड़ा आसान है। a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखा दो। फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू दिस गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। हो सकता है पीछे चुक गया हो, इसको मैं लिख देता हूं, जॉइनिंग the points this and this. Okay, क्या यार 11th क्लास के बच्चे समझते ही नहीं है, हर बात में रिपीट। तुम्हारा पढ़ा हुआ ही नहीं है, क्यों रिपीट यार? तो क्लास 12th में तो यार ये चीज तो पढ़ी होगी, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। r डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन है। कितनी सिंपल होती है यार, ये तो पढ़ा होगा ना।
तो बेसिक वीक है, थोड़ा और ध्यान से सुनो मेरी बातों को बच्चे, थोड़ा और ध्यान से सुनो यार, मैं इतना डिटेल में एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो. देयर इज सम प्री रिक्विजिट इफ स्टिल लिसन देयर इज अ सोल्यूशन इफ यू स्टिल हैव प्रॉब्लम विद द क्या कहते हैं ये वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, you can go to the my doubt section and ask there again. Okay, we should not disturb the whole class just for repeating the whole process. कोई छोटा मोटा डाउट हो मैं रिपीट करूंगा, डेफिनेटली हमेशा रिपीट करता भी हूं. SK I will advise you go to the my doubt section and ask again, sir please explain the whole vector form of a plane. डन हो गया, कई बच्चों का डन हो गया. x प्लस 3y प्लस z प्लस 11 इज इक्वल टू 0. KU ने गलत निकाला है, SM ने सही निकाला है. क्या करते हो KU यार, ऐसे नहीं काम चलेगा मेरे बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, ऐसा मत करो, सही सही निकालो यार. ये फिर खोटा निकाल दिया एपी ने भी. इतने आसान सवाल गलत करोगे, क्या करते हो यार, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तुम, और कुछ नहीं है. नेटवर्क इशू तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मुझे डिस्को इशू जरूर लग रहा है, बाहर जोर जोर से बज रहा है डीजे. x प्लस 3y प्लस z प्लस 11 इज इक्वल टू 0. SK, no need to be sorry, you are totally correct that if your concepts, if your basics are weak, still there is an option my doubt section में आप जा सकते हो, दोबारा पूछ सकते हो. ओके, छोटा मोटा डाउट हो मैं एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा पूरी चीज दोबारा समझनी है, माई डाउट सेक्शन में एक बार दोबारा पूछ लो. ठीक, चलो क्वेश्चन देखो जरा. परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ये तो बहुत ही आसान हो गया यार. प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 2,6,1 एंड 1,3,0. यानी नॉर्मल की डायरेक्शन तो मिल गई मुझे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये मिल गया मुझे नॉर्मल मिल गया. तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d नॉर्मल मिल ही गया है जब, और पॉइंट दे ही रखा है, तो प्लेन की इक्वेशन तो डायरेक्टली आ जाएगी ना. a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करने पर x प्लस 3y प्लस z प्लस 11 इक्वल टू 0 आ रहा होगा. अरे यार इतनी गुड इवनिंग की क्या करूंगा यार मैं, बहुत अच्छी इवनिंग है वैसे ही. बस कर मेरे भाई, बस कर यार. -1 नहीं +1, हाँ +1, दिस शुड बी +1 +1. बहुत ही आसान सवाल था. काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि प्लेन की इक्वेशन जब भी निकालने को बोले तो ऑलवेज लुक फॉर द नॉर्मल एंड वन पॉइंट. वेन एवर यू हैव द नॉर्मल एंड वन पॉइंट, वेरी इजीली यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट from the point of intersection of this line and this plane. एक लाइन और एक प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और कोई एक पॉइंट है 1,0,2. इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछा है. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखते हैं जरा कौन निकालता है सबसे पहले और सबसे सही. ओके ने करेक्ट आंसर निकाल लिया है, बड़ा जल्दी निकाला है 13. बाकी लोग निकालो जरा जल्दी से. SM ने भी निकाल लिया 13, बहुत बढ़िया. अब की बार तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है. गुड 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 गुड. कई बच्चों का 13 आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कई बच्चों का आ गया है, 1 भी निकाला है, 13 भी निकाला है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. चैट को ऑफ करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है. देयर आर सम पीपल हु आर स्पैमिंग इन द क्लास. लेट्स सी. तो फिलहाल मुझे क्या दे रखा है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का और प्लेन का इंटरसेक्शन निकालना है. तो बेसिक सा फंडा है ना कि लाइन का जनरल पॉइंट ले लो. इस लाइन का जनरल पॉइंट अगर मैं इक्वल टू लैम्डा बोलता हूं तो जनरल पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2
कॉमा 4 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 12 लैम्डा प्लस 2, ये तो निकाल सकते हो ना। इक्वल टू लैम्डा किया तो इसको और लैम्डा को इक्वल किया तो एक्स की वैल्यू आ गई, फिर इसको लैम्डा को इक्वल किया तो वाई की वैल्यू, सिमिलरली जेड की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट कर देते हैं एक्स का मतलब 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस वाई यानी कि माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस जेड यानी कि प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 16। 3 लैम्डा 12 और 3 15, 15 माइनस 4 11 लैम्डा, 2 और 2 4 और 1 5 इज इक्वल टू 11, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। लैम्डा अगर 1 आ गया तो ये वाला पॉइंट निकल गया मेरे पास। क्या निकला लैम्डा को 1 डालने पर? 5 3 14। अब मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी 4 स्क्वायर, 3 माइनस 0 यानी कि 3 स्क्वायर और 14 माइनस 2 यानी कि 12 स्क्वायर का अंडर रूट विच विल बी इक्वल टू 13। बोलो भैया, सबका आ गया था। आई थिंक ये सब सबसे हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। चैट को मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफ ही रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे स्पैम कर रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, ध्यान से समझना। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होती है 2 डायमेंशन में, अगर मैं बात करूं तो सपोज ये पॉइंट a, 0 है और ये वाला पॉइंट 0, b है, तो लाइन की इक्वेशन बड़े आराम से निकलती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, विच इज इंटरसेप्ट फॉर्म और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। इन द सेम वे वेन एवर यू हैव ए प्लेन and if you know the points where the plane intersects the x-axis, y-axis and z-axis, then the equation of this plane can easily be written as x upon a plus y upon b प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। यानी प्लेन की इक्वेशन 2 तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो मुझे नॉर्मल और एक पॉइंट पता हो, या फिर मुझे उस प्लेन के तीनों इंटरसेप्ट पता हो, तो डायरेक्टली x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1 बड़े आराम से प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। कोई दिक्कत हो तो फटाफट से पूछ लेना, अदरवाइज लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं, टाइम हो रहा है जल्दी। Angle between two planes you must be knowing, or if you don't know then let me explain it to you. Suppose this is P1 plane and this is its normal. Suppose this is P2 plane and its normal is N2. तो P1 और P2 के बीच का एंगल अगर थीटा है तो मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेता हूं, वो भी थीटा ही आएगा। वो अगर थीटा आएगा तो दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आई विल यूज cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉड डिवाइड बाई n2 का मॉड। समझ गए? वो तो कर ही रखा अपन ने। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। तो ये वाला फॉर्मूला बड़ी आसानी से यूज करके यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। काम की बात क्या है, बाई चांस इफ द प्लेन्स आर पैरेलल देन हाँ पाई माइनस थीटा वो सेम बात है, इधर वाला एंगल निकालो इधर वाला एंगल निकालो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, डायरेक्टली इससे आपका उत्तर निकल जाएगा। एंड फॉर पैरेलल प्लेन्स यूज डायरेक्टली a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश इज इक्वल टू c अपॉन c डैश। जो पाई माइनस थीटा तुम बोल रहे हो ये ठीक है, पाई माइनस थीटा आएगा तो प्लेन्स के बीच का एंगल भी तो पाई माइनस थीटा ही है, यानी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यू डायरेक्टली फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन, it will be same as the angle between the planes। क्लियर हुआ हो तो क्वेश्चन नंबर 7 करके बता दो, जिसको क्लियर नहीं हुआ हो वो फटाफट से अपना डाउट पूछ लो, मैं दोबारा क्लियर करता हूं। वंस मोर, सपोज दो प्लेन दे रखे हैं आपको, उनके बीच का अगर एंगल निकालना है तो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी सेम ही आएगा, किसी न किसी डायरेक्शन में तो सेम ही आएगा ना। सपोज ये वाला अगर थीटा नहीं है, तुमको कंफ्यूजन हो रहा तो इसको छोड़ दो, तुम ये वाला एंगल मान लो थीटा, ये थीटा माना तो ये वाला एंगल हुआ पाई माइनस थीटा, ये 90 ये 90, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, यानी ये वाला एंगल भी हो गया थीटा। तो इन दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल जो थीटा निकाल रहा हूं इट इज सेम एज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स।
and whenever I have to find the angle between two vectors, I will use the formula cos theta is equal to a dot b upon mod a mod b. In this case, cos theta will become as n1 dot n2 divided by n1 का mod divided by n2 का mod, which means for finding the angle between two planes, again you will need the normal vector of those two planes. Parallel planes की condition a1x plus b1y equal to c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दो लाइंस पैरेलल हैं. लाइंस पैरेलल होते तो क्या बोलते हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोलते हो ना. इन द सेम वे अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो एक टर्म और आ जाएगी इक्वल टू c1 अपॉन c2. आई होप दिस शुड बी क्लियर नाउ. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकाला है कुछ बच्चों ने, -2x प्लस चिल्ला चिल्ला के गला बिठा दिया तुमने मेरा यार, समझ गए, बहुत बढ़िया. 2x minus y plus 3z plus 4 is equal to 0 looks correct. गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कई सारे बच्चों ने निकाल लिया है. ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन में काम की बात क्या है. चैट को मैंने ऑफ कर दिया है. अगर वो नया वाला प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, नया वाला प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो नए वाले प्लेन का नॉर्मल भी इन दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा. जो प्लेन के बीच का एंगल है वही नॉर्मल्स के बीच का एंगल है. तो नया वाला प्लेन अगर परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स है तो नया वाला नॉर्मल भी इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा. तो n1 और n2 के परपेंडिकुलर को वेक्टर निकालना है. कैसे निकालूं, n1 क्रॉस n2 कर लेता हूं, यानी कि i j k. n1 क्या है, यहां से निकालो 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1. यहां से निकालो n2 क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 1. ये मैंने निकाला n1 क्रॉस n2. तो सॉल्व करें जरा. आई कैप के साथ क्या आ रहा है, -1 -1 -2. माइनस जे कैप के साथ क्या आ रहा है, -2 + 1 यानी कि -1. प्लस के कैप के साथ क्या आ रहा है, -2 -1 यानी कि -3. तो नॉर्मल निकल गया मेरा -2, 1, -3. और नॉर्मल कैन ऑल्सो भी रिटन एज 2, -1, 3. सेम ही तो बात है, उधर वाला नॉर्मल या नीचे वाला नॉर्मल, बात तो एक ही है. तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 2 × x - 1 प्लस -1 × y - 0 प्लस 3 × z + 2 शुड बी इक्वल टू 0. सॉल्व करने पर शायद ये 2x - y प्लस 3z, ये पार्ट तो आ ही रहा है. प्लस में क्या आ रहा है, -2 + 6 + 4 इज इक्वल टू 0. समझे कि ना समझे ये वाला क्वेश्चन. सिंपल मैं बार बार आपको काम की बात ही कहता जा रहा हूं. प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, नॉर्मल पॉइंट. अब वो नॉर्मल निकालने का कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अपन ने n1 क्रॉस n2 करके निकाला है. समझे कि ना समझे जल्दी से बताना. समझाना तू. यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ओहो, ये फाइल बंद हो गई यार, फाइल बंद हो गई. चलो, गॉट इट, गुड. तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. अब क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के सिनेरियो दिए हो सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन दो सिनेरियोज प्लेन की इक्वेशन बड़े आराम से निकल जाएगी, लेकिन कुछ अलग फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकती है कभी कभी. जैसे कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन नॉन कोलिनियर वेक्टर. सपोज एक प्लेन गिवन है आपको जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है और C और B उसी प्लेन में दो वेक्टर दे रखे हैं, उसी प्लेन में दो वेक्टर दे रखे हैं. तो नॉर्मल बड़े आराम से निकल जाएगा. क्या नॉर्मल निकल जाएगा, B क्रॉस C. तो जैसे पहले अपन ने r - a डॉट n इक्वल टू 0 किया था, इन द सेम वे r - a डॉट n कौन अब की बार, n है B क्रॉस C. दिस शुड बी इक्वल टू 0, विच मीन्स r डॉट B क्रॉस C शुड बी इक्वल टू a डॉट B क्रॉस C, यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आर बी सी शुड बी इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी. ये वाला पार्ट तो देखो फिक्स्ड आएगा, ए भी नोन है, बी भी नोन है, सी भी नोन है. तो कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दे सकता है, आर वेक्टर i कैप प्लस जे कैप 2i कैप प्लस के कैप.
दिस इज इक्वल टू 2 ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो देख के घबराना मत। क्यों मत घबराना? क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। कैसा प्लेन? ऐसा प्लेन जिसके लिए इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस कर दोगे तो आपको प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, तुम्हारा मैसेज मैंने पास ऑन कर दिया है ऑलरेडी। इस तरह का मैसेज पास ऑन हो रखा है, उस पर काम चल रहा है, टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन इट। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं? फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि बॉक्स आरबीसी इज इक्वल टू बॉक्स एबीसी ऐसा लिखा हुआ दिखे तो भी ये एक वेक्टर की इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द वेक्टर। इमेज फॉर्मूला पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा बेटा। दूसरी बात एक और तरीके से इस प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। देखो, आर माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। Whenever three vectors are coplanar, I can say that one of these vector will be x times b vector plus y times c vector. In the same way, if this vector is lying in the plane of these two vectors, so this r minus a can be written as lambda times b vector plus mu times c vector, which means r is equal to a plus lambda b plus mu c. This is also another form of a plane. इस तरह का कभी दिखे तो समझ जाना कि एक प्लेन की इक्वेशन है। r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इतना दिखे यानी लाइन की इक्वेशन है। और प्लस में अगर आ गया, प्लस में म्यू टाइम्स सी वेक्टर यानी प्लेन की इक्वेशन है। कैसा प्लेन? ऐसा प्लेन जो इस फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है और बी और सी का क्रॉस करने पर मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा प्लेन का। समझे कि ना समझे? जल्दी बताना, समझे कि ना समझे? बताओ 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 बताओ। ये दोनों फॉर्मेट काम में नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी फॉर्मेट दिख भी गई तो मैं उसको अपनी जानी पहचानी फॉर्मेट में बड़े इजीली कन्वर्ट कर लूंगा, बी क्रॉस सी यानी एन निकाल लूंगा। पर उसके लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि फॉर्मेट दिखती कैसी है और इस फॉर्मेट से मुझे कन्वर्ट कैसे करना है। क्लियर क्लियर क्लियर? बहुत बढ़िया। कर दो जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन एंड पैरेलल टू दिस लाइन। गुड 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 गुड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स दिस लाइन एंड विच इज पैरेलल टू अनदर लाइन। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था सारा उसके जैसा ही है। वंस मोर देख लो जरा। बाकी बच्चे क्वेश्चन करो, इसको मैं एक बार और समझा देता हूं। सपोज कोई प्लेन ऐसा दे रखा है जिसके उसी प्लेन में दो वेक्टर लाई कर रहे हैं बी और सी, और कोई एक फिक्स्ड पॉइंट दे दिया है आपको, तो प्लेन की इक्वेशन निकालना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा ना। नॉर्मल वेक्टर तो बी क्रॉस सी करके निकल जाएगा। बी और सी का क्रॉस करोगे तो नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर निकल गया, फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है तो प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी। लेकिन ये प्लेन की इक्वेशन कुछ अलग फॉर्मेट में भी दिख सकती है। जैसे अपन ने r डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन निकाली थी। अब की बार n कौन है? अब की बार n है b क्रॉस सी। तो r डॉट b क्रॉस सी इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस सी, which means box product of RBC is equal to box product of ABC. If you see the equation of a plane in this format, what do? You cross product, you find the cross product of B and C and you will find the normal of that plane. Okay? दूसरी जो बात बताई थी दूसरी बात ये बताई थी कि सपोज दिस इज ए वेरिएबल पॉइंट R, this vector and this vector and this vector, R vector minus A vector, this vector and B vector and C vector are coplanar, which means R minus A can be written in terms of B and C, which means R can be written as A plus lambda times B vector plus mu times C vector. ऐसा लिखा हुआ भी दिखे तो समझ जाना प्लेन की इक्वेशन है। ये वाला तो उस प्लेन का फिक्स्ड पॉइंट है और B और C का क्रॉस करने पर आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। निकाला, कुछ बच्चों ने आंसर निकाला, कुछ नहीं, शायद बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाला है। क्या कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 8। 2x minus 3y minus z equal to 2. 2x minus 3y minus z equal to 2. PA का सही है, DK का भी सही लग रहा है, श्रेयस का शायद 2x minus श्रेयस का भी सही लग रहा है,
HG का भी सही लग रहा है, दीपांशु का भी सही लग रहा है। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लेन निकालो जिसमें एक लाइन लाई कर रही है, लाइन पास हो रही है 2,1,-1 से, यानी कि प्लेन का पॉइंट तो मिल गया मुझे, नॉर्मल और चाहिए बस। लाइन के dr पता है मुझे जो कि है 1,0,2 एंड लाइन इज पैरेलल टू दिस, सॉरी प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन, विच मीन्स इसी प्लेन में एक और वेक्टर मिल गया मुझे, इसी प्लेन में एक और वेक्टर मिल गया मुझे 1,1,-1। ये बात समझ में आई क्या? जो देखो ना, ये प्लेन और ये लाइन अगर पैरेलल हैं तो लाइन का जो डायरेक्शन वाला वेक्टर है उसको मैंने प्लेन के ऊपर गिरा दिया, तो उस प्लेन में मुझे एक वेक्टर और मिल गया, उसी प्लेन में एक वेक्टर और मिल गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं नंबर 1 और नंबर 2 का क्रॉस कर दूंगा तो मुझे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा 1, 1, -1, 1, 0, 2, विच इज इक्वल टू आई कैप के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, माइनस जे कैप के साथ क्या आ रहा है 2 + 1 3 आ रहा है, प्लस के कैप के साथ क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो नॉर्मल आया 2, -3 और -1, और पॉइंट मुझे पता है, यानी कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस z और -4 + 3 -1 -2 शुड बी इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? कई सारे बच्चों का निकल गया था, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। दीपांशु, श्रेयस, और भी कई बच्चों का पहले निकला था। किस किस का निकला था? कई सारे बच्चों का निकल गया है। चलो, क्वेश्चन नॉट विजिबल, कौन सा वाला पार्ट नहीं दिख रहा? तो मैंने पूरा कर दिया यार, क्वेश्चन तो दिखना चाहिए, मैंने फॉन्ट साइज भी बढ़ा रखा है। क्वेश्चन में से माइनस साइन गलत उतार लिया, बहुत बढ़िया किया यार, बहुत बढ़िया किया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यार ये फिर फाइल बंद हो गई, आज क्या हो गया इसको, बार बार फाइल बंद हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया होगा? सॉल्व करना समझा दीजिए। क्या सॉल्व करना समझाऊं यार, बता तो दिया, पूरा एक्सप्लेन तो कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, बिल्कुल 2D ज्योमेट्री जैसा है, जैसे पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b² करते हैं, मॉडुलस लगाते हैं। सेम वे प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, 310 का यूज नहीं होगा, अभी देखता हूं बेटा। तो प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइड बाय √a² + b² + c²। सिंपल है, ये ध्यान होगा आपको। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। सपोज ये पॉइंट है, मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और उसकी इमेज भी निकालनी है। 2 डायमेंशन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो 3 डायमेंशन में याद हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम है। 2 डायमेंशन में सिर्फ इतना होता है, देखो ये इतना होता है, इतना सा पार्ट होता है। याद है कि नहीं याद है? याद नहीं है तो याद तो करना पड़ेगा। 3 डायमेंशन में एक पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, z - z1 अपॉन c। तो देखो क्या बोलता है फॉर्मूला, सपोज ये वाला पॉइंट x1 y1 z1 है, मैं अगर ये वाला पॉइंट फाइंड करने जा रहा हूं x, y, z, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b। कौन है abc? ये इसके नॉर्मल की डायरेक्शन है abc, इक्वल टू z - z1 अपॉन c इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 + by1 + cz1 + d, यानी कि इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया गया है और डिवाइड कर दिया गया है किससे, a² + b² + c² से। और जब इमेज निकालोगे तो सिर्फ यहां पे एक फर्क आएगा, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आई होप ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, नहीं ध्यान में है तो इस फॉर्मूले को पक्का 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 याद करें, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बढ़े आगे, बताओ भैया, बढ़े आगे। इसमें लॉजिक समझ नहीं आया, लॉजिक को मत समझो, इसमें इसके लॉजिक को मत समझो, इसको डायरेक्टली याद कर लो, रिमेंबर कर लो, घोट लो इसको।
अब लॉजिक समझने का टाइम नहीं है, जेई मेंस पास में है, जेई एडवांस उसके बाद आने वाला है, बोर्ड का एग्जाम भी पास आने वाला है, लॉजिक समझने का टाइम अभी नहीं, अभी फॉर्मूला याद करने का टाइम है। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, जैसे दो लाइंस हों, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। इन द सेम वे दो प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डी वन माइनस डी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया? बिल्कुल उसकी जैसा, ये 2D ज्योमेट्री जैसा है बिल्कुल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की जैसा है। 2D ज्योमेट्री में जैसे अपन फैमिली ऑफ लाइंस की बात करते हैं, 3D में अपन फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कि अगर P1 इक्वल टू जीरो और P2 इक्वल टू जीरो, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन वी विल गेट ए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। Any plane passing through this line of intersection can be written as P1 plus lambda P2 equal to 0। जैसे 2D ज्योमेट्री में L1 plus lambda L2 equal to 0 होता है कि दो लाइनें हैं, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली कोई तीसरी लाइन कैन बी रिटन एज L1 plus lambda L2 equal to 0। इन द सेम वे दो प्लेन्स हैं, उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला कोई भी प्लेन कैन बी रिटन एज P1 plus lambda P2 is equal to 0। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कर दो जरा फटाफट ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं किस किस को समझ में आया फैमिली ऑफ प्लेन और किस किस को समझ में आया एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर प्लेन की जगह दो पॉइंट्स दिया है लाइन के, तो पीआर तुम्हारा डाउट में नहीं समझा यार। ये लो, फैमिली ऑफ प्लेन नहीं समझा? अभी समझाता हूं। देखो सपोज ये दो प्लेन है, प्लेन को सामने से देख रहे हो तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी ना। एक प्लेन P1 है, दूसरा प्लेन P2 है। ये पॉइंट नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे बाहर आती हुई एक स्ट्रेट लाइन है। उस लाइन से कोई भी प्लेन उसी लाइन से अगर पास हो रहा होगा तो उस प्लेन की इक्वेशन निकालना बड़ा आसान है। क्या? P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ पॉइंट्स? अरे मेरे भाई दो पॉइंट, ये ले दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को यार, क्या बात करते हो यार। पीआर मैंने फैमिली ऑफ प्लेन दोबारा समझा दिया है, समझ में आ गया तो यस लिखना, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछना फटाफट, क्या नहीं समझ में आया। ऐसे देर आर नो दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन नहीं होता है यार, उनसे कोई फैमिली नहीं बनेगी यार। आंसर निकाल दिया बच्चों ने तो क्वेश्चन नंबर 9 का 5x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 20 डीके। मजा आ गया यार, मजा आ गया रियली गुड। एपी ने बोला था सर पिछली वाली स्लाइड दिखा दो, कौन सी वाली? ये वाली क्या? दिखा दी थी मैंने एक बार और। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा एपी, अदरवाइज अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यार क्या बात कर रहे हो यार, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि प्लेन, इस पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालना है। तुम कह रहे हो सर दो पॉइंट दे रखे हैं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूं। अरे मेरे कहाँ डालूं यार? परपेंडिकुलर या तो लाइन के ऊपर डलता है या प्लेन के ऊपर डलता है, हवा में थोड़ी डलता है मेरे भाई। निकाल लिया है, कई बच्चों ने करेक्ट आंसर निकाल लिया। चलो ध्यान देना। चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूं, इस सवाल पे ध्यान देना। क्या कह रहा है इस सवाल में? दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, कौन कौन से? x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, या इक्वल टू 4 ना लिखकर मैं इसको -4 इक्वल टू 0 लिख रहा हूं। और दूसरा वाला प्लेन है, चलो एक काम करो, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्लेन था x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन था x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। This plane is rotated by 90 degrees, then this is the new position of the plane।
हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। मैं कहूंगा इस प्लेन की इक्वेशन तो मुझे ध्यान है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये P1 और P2 के इंटरसेक्शन से ही तो पास हो रहा है। लैम्डा की वैल्यू निकालना बाकी रह गया बस। फिलहाल इस प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? P1 यानी कि x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 यानी कि x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x के साथ क्या आ रहा है? 1 प्लस लैम्डा, y के साथ क्या आ रहा है? लैम्डा माइनस 1, z के साथ क्या आ रहा है? 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ रही है? माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। मुझे सिर्फ लैम्डा ही तो निकालना बाकी रहा है। लैम्डा की वैल्यू के लिए कुछ कंडीशन है क्या? एक इंफॉर्मेशन ये रहा, 90 डिग्री का एंगल, यानी कि मैं इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा। प्लेन का डॉट प्रोडक्ट नहीं, दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसका नॉर्मल तो है 1 प्लस लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1। इसका डॉट करना है किसके साथ? इसके साथ, जो कि है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो किया तो आ रहा है 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू शायद 3/2 आ रही है। ये लैम्डा की वैल्यू 3/2 आप यहां पे पुट कर दोगे, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर विल कम आउट टू बी 5x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 20। कई सारे बच्चों का आ गया था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको फैमिली ऑफ प्लेन का इस्तेमाल करना है और कैसे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। समझा ना तू? समझे कि ना समझे? चैट ऑन है, कोई दिक्कत हो तो बताना, अदरवाइज यस सर लिखो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो, जो जिन 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 बच्चों ने कुछ डाउट पूछे हैं उनके डाउट मैं भी होल्ड कर रहा हूं। जब अगला क्वेश्चन बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे तब तुम्हारा डाउट मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है? चलो, जिन जिन बच्चों को डाउट है उनके डाउट अपने होल्ड रखना। जब अगला क्वेश्चन आएगा तब आपके डाउट सॉल्व करूंगा, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए। एंगल बिटवीन सॉरी एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। सपोज एक प्लेन दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उनके बीच में अगर एंगल थीटा है, थीटा निकालने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है, मेरे पास 90 माइनस थीटा निकालने का जरिया है। 90 माइनस थीटा किस किस के बीच में बन रहा है? नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। दोबारा देखना, अगर प्लेन और लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो प्लेन और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैं इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? इस डायरेक्शन में वेक्टर मुझे पता है क्या? a1 b1 c1। नॉर्मल मुझे पता है a2 b2 c2। तो दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। कैसे निकाला? कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालते हैं अपन। कैसे निकालते हैं? a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b करके निकालते हैं। लेकिन अब की बार वो थीटा नहीं है, वो कॉस 90 माइनस थीटा है। कॉस 90 माइनस थीटा की ये वैल्यू निकाली मैंने, n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉड n2 का मॉड। यानी कि जब आप प्लेन और लाइन के बीच के एंगल की बात करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, कॉस थीटा नहीं निकल के आएगा, जो नॉर्मली निकल के आता है। समझे कि ना समझे? समझ गए? एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। चलो, इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो देखो सॉरी, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल टू 0। और लाइन अगर परपेंडिकुलर है प्लेन के, लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है यानी कि नॉर्मल और लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए,
यानी A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। साइन थीटा इक्वल टू नॉर्मल फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा यूज कर सकते हैं ना सर? मैं समझा नहीं यार। मैं तुम्हें इतना से कहना चाहूंगा कि जब जब आप प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालोगे तो साइन थीटा निकल के आएगा। इतना सा ध्यान रखना, आपका काम चल जाएगा। निकाल दो जरा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया जे मेंस 2014 में। है बड़ा ही सिंपल, है बड़ा ही आसान, लेकिन कभी कभी बच्चे इसको बहुत लंबे तरीके से करते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ दिस लाइन इन द प्लेन। प्लेन नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, मैं लिख देता हूं। प्लेन इज 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पे जो पार्ट आपको दिख नहीं रहा है वो पार्ट 2x माइनस है। समझा दूंगा। हाँ बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉड n2 का मॉड। ये तो मैं समझा रहा हूँ यार, ये तो समझा रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू, लिखा ना ये साइन थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 n2 का डॉट। पिछली स्लाइड देख लो बेटा। कुछ नहीं बेटा, मैंने ये कहा कि अगर एक प्लेन और एक लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना है तो मैं लाइन का नॉर्मल के साथ एंगल निकाल लूंगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। लाइन के dr सपोज A1 B1 C1 है और नॉर्मल के dr सपोज A2 B2 C2 है, तो मैं cos 90 फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन अब की बार थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आएगा, तो cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू में निकालूंगा n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। ये रहा n1 वेक्टर और ये रहा n2 वेक्टर। पता नहीं क्या कर रहे हो यार। इमेज निकालने को बोल रहा हूं, तुम साइन थीटा निकाल रहे हो। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। अरे मेरे भाई, एक लाइन की इमेज निकालोगे तो लाइन आएगी, पॉइंट थोड़ी आएगा। तुमने तो पॉइंट निकाल दिया। x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डीके ने निकाला आंसर। वेल डन यार, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। गुड 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 गुड। चलो चैट को ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है। सपोज ये प्लेन है और इसके ऊपर कोई लाइन लाई कर रही है। इसकी इमेज निकालनी, तो इसकी इमेज तो ऐसी आएगी ना लाइन की। तो लाइन की इमेज अगर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, लाइन पे कोई पॉइंट लेकर उस पॉइंट की इमेज निकालूंगा प्लेन में। लाइन पे कोई पॉइंट लेकर उसकी इमेज निकालूंगा प्लेन में यूजिंग इमेज फॉर्मूला। लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट लेकर उसकी भी इमेज निकालूंगा प्लेन में, और फिर ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। बहुत लंबा प्रोसीजर है। दोबारा सुनना, इस प्लेन में अगर उस लाइन की इमेज निकालनी है तो वो लाइन अगर ऊपर जा रही थी तो इमेज ऐसी हो जाएगी ना, इधर अगर जा रही थी तो इमेज इधर की तरफ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, लाइन पे कोई पॉइंट ए लेकर उसकी इमेज निकालूंगा और लाइन पे ही कोई पॉइंट बी लेकर उसकी भी इमेज निकालूंगा, और फिर ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। लेकिन इससे बहुत लंबा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो करने तो ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कमाल हो रहा है। कमाल क्या हो रहा है कि एक्चुअल में लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। देखो कैसे। लाइन की डायरेक्शन है 3, 1 और -5, और प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन है 1, 1, 3।
3,1,-5 और प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन है 1,1,3। तो देखो, इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होना चाहिए। आ रहा है क्या? हाँ, ना 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 ना। लाइन के डी आर तो हैं 3, 1 और -5 और प्लेन के डी आर हैं 2, -1, 1। तो लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे पता चला? A1 A2 प्लस B1 B2, या यूं समझो ना, दोनों का डॉट करके देखो, इन दोनों का डॉट करके देखो। डॉट करोगे तो 3 × 2 6, -1 -5 0 आ रहा है, यानी लाइन इस प्लेन के पैरेलल ही है। यानी कि इस लाइन का सिर्फ एक ही पॉइंट लेकर उसकी ही इमेज निकाल लूं प्लेन में, तो डायरेक्शन तो मुझे ध्यान नहीं है। जो इस वाली लाइन की डायरेक्शन है वही इस नई वाली लाइन की डायरेक्शन है, यानी 3, 1, -5। इसकी इमेज अगर निकालनी है मुझे तो इमेज फॉर्मूला लगा दो। ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है 1, 3, 4। कहां से आया सर? ये रहा ना, 1, 3, 4। इसकी इमेज निकाल लेना भैया, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फाइंड इमेज ऑफ 1, 3, 4 इन द प्लेन यूजिंग इमेज फॉर्मूला। वो इमेज आएगी -3, 5, 2। निकाल के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि थोड़ा टाइम कम है। उसके बाद लाइन की इक्वेशन बड़े आराम से आ जाएगी, x + 3 अपॉन dr। क्या है? dr 3, 1 और -5 ही तो है, क्योंकि प्लेन और लाइन पैरेलल है तो उसकी इमेज और प्लेन वो भी पैरेलल ही आएंगे। डिवाइड बाई 3 शुड बी इक्वल टू y - 5 अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू z - 2 अपॉन -5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझे कि ना समझे? नॉर्मली एक लाइन की एक प्लेन में इमेज कैसे निकालनी है बताया मैंने, लंबा तरीका है। 2 पॉइंटों की इमेज निकालो और उन दोनों इमेज से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन निकालो। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक कमाल हो रहा था। क्या कमाल हो रहा था? कि प्लेन और लाइन एक दूसरे के पैरेलल थे, तो जो इमेज आएगी वो भी उसके पैरेलल ही होगी, इसलिए काम कम हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन को पढ़ना है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, जिसके लिए मैं चैट को ऑफ करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना और समझना। दो प्लेन, सपोज ये वाला प्लेन P1 है और ये वाला प्लेन P2 है। P1 का मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0 और P2 का मतलब A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी, और अगर P1 इक्वल टू 0 इक्वल टू P2 ऐसा लिख दिया जाए तो इसका मतलब अब ये कोई प्लेन नहीं है, ये इस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 5। ऐसा लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना कि एक लाइन की इक्वेशन है। कौन सी लाइन? जो इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रही है। अब बात यह आती है कि कल को ऐसी लाइन दे दी जाए तो हमें समझ तो आ ही नहीं रहा है कि लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, लाइन की dr क्या है, वो तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। देन फाइंड द मेथड कन्वर्टिंग अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन टू द सिमेट्रिकल फॉर्म। ऐसी फॉर्मेट जो हो ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है। सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखना। सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए और लाइन के dr चाहिए। तो अगर मैं पहले का और दूसरे का नॉर्मल n1 और n2 को क्रॉस कर दूंगा, n1 और n2 को क्रॉस कर दूंगा तो लाइन की डायरेक्शन निकल जाएगी। सामने से अगर देखोगे तो इस प्लेन का नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, दोनों को अगर मैं क्रॉस कर दूंगा तो बाहर की तरफ एक लाइन आएगी, यानी मुझे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन मिल जाएगी। फॉर फाइंडिंग द dr यूज n1 क्रॉस n2। ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बाहर की तरफ आ रही है, n1 क्रॉस n2 से उसके dr मिल जाएंगे। फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस लाइन बाय पुटिंग x और y और z इक्वल टू 0 इन बोथ द प्लेन्स एंड सॉल्विंग द रिमेनिंग इक्वेशन। एक इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए मुझे, दोनों प्लेन्स का एक इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट तो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट में से कोई एक पॉइंट निकालना है। कोई एक पॉइंट निकालने के लिए x को 0 पुट कर देना, तो y और z में यू विल गेट 2 इक्वेशंस। दोनों को सॉल्व करने पर y और z की वैल्यू भी आ जाएगी।
हो सकता है क्वेश्चन में y को 0 पुट किया हो सकता है क्वेश्चन में z को 0 पुट किया हो, या हो सकता है आप किसी क्वेश्चन में y को 0 पुट कर लो, किसी क्वेश्चन में z को 0 पुट कर लो। तरीका यही है उन दोनों प्लेन्स का कोई ना कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। तो पॉइंट आ गया, लाइन आ गया, सॉरी पॉइंट आ गया और लाइन के डी आर आ गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बड़ी इजीली निकाली जा सकती है। ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? समझा ना तू। बोलो 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 बोलो। क्लियर क्लियर क्लियर। तो जरा जल्दी से ये लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करके दिखा दो। इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डैश प्लस व्हाट इज द लाइन इज इन पासिंग थ्रू एक्स इक्वल टू 0। इसीलिए मैंने आपको कहा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि x को 0 पुट किया और y और z में दो इक्वेशन आ गई। या ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ए दे रखा है आपको x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 0/2 इज इक्वल टू z प्लस 5/3। ऑप्शन अगर ऐसा दे रखा है तो आपको ऑप्शन को देखकर आइडिया लगाना है कि उसने y को 0 पुट किया है और x और z की वैल्यू निकाल ली है। अब क्लियर हो गया? डीपीपी कहां मिलेगी अभी बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन करो पहले। हाँ बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? एपी जवाहर ने सही निकाला। जवाहर बहुत देर बाद आंसर निकाला तूने आज यार। प्लीज रिपीट दिस टॉपिक। नॉर्मल पैरेलल होने का क्या मतलब है? रियली सॉरी, मैं तुम्हारे डाउट्स का जवाब देना चाहता हूं पर तुम्हें रिकॉर्डिंग ही दोबारा देखनी पड़ेगी क्योंकि टाइम हो चला है और टाइम इनफैक्ट ऊपर ही हो गया है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन करने के बाद क्लास को एंड करना पड़ेगा। x माइनस 2/0 दे दिया। अरे 0 तो उसका dr है ना यार, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो ध्यान से देखना, द टू लाइन्स, पहली लाइन तो ये है, दूसरी लाइन ये है। सर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा ये लाइन कैसे है। ये लाइन ऐसे है कि इसने दो प्लेन की इक्वेशन दी है। पहला प्लेन है x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, दूसरा प्लेन है z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। वो प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0 इक्वल टू P2 ऐसा लिख के ना देकर उसने दोनों प्लेन की इक्वेशन अलग अलग दे दी और बोल दिया कि ये लाइन है। तो आपको तो समझ में आना चाहिए ना कि दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है वही वाली लाइन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लाइन को सिमेट्रिक फॉर्मेट में निकालने के लिए थोड़ा एक ट्रिक काम में आ सकती है। ध्यान से देखो, x और z दोनों देखने में कुछ सिमिलर से लग रहे हैं। यहां से y की वैल्यू निकालूं तो देखो x माइनस बी अपॉन ए आ रही है। देख लो x माइनस बी अपॉन ए। यहां से भी y की वैल्यू निकालूं तो वो z माइनस डी अपॉन सी आ रही है। यानी कि x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी। ये तीनों बराबर है। अल्ले तीनों बराबर होते ही तो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन बन गई, अपने आप ही बन गई, कुछ करना नहीं पड़ा। इन द सेम वे इस लाइन को भी अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश बन के आ जाएगी अपने आप। अब कह रहे हैं कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इसके dr, पहले के dr है a, 1, c, दूसरे के dr है a डैश, 1, c डैश, ये 1 है ना, इनका डॉट 0 होना चाहिए। यानी कि a डैश प्लस c डैश प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो a डैश प्लस c डैश की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी कि -1 इज द फाइनल आंसर। जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो यूं मत समझना कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म जेईई मेंस में आती नहीं है, बिल्कुल आती है। पर हाँ, आपकी मेहनत कम करने के लिए, आपको चेक करने के लिए आप क्या पहचान सकते हो क्या कि सिमेट्रिकल फॉर्म जल्दी से बन जाए, तो ऐसा इस तरह का उसने फॉर्मेट दे दी जिसको अपन ने डायरेक्टली बड़ा इजीली सिमेट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। दैट्स ऑल फॉर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ बच्चों के डाउट में जवाब दे नहीं पाया क्योंकि समय की कमी थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिकॉर्डिंग दोबारा देख लो और जिस क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन को दोबारा खुद से करके देख लेना एक बार। क्लियर?
कल अपनी लास्ट क्लास है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हाँ, आपने जो पूछा कि सर 11th और 12th दोनों की प्रोबेबिलिटी होंगी क्या, बिल्कुल दोनों की 11th और 12th दोनों प्रोबेबिलिटी कवर कर ली जाएंगी। और कुछ बच्चों को डाउट है कि सर डीपीपी कहाँ मिलेगी, अभी मैं बता देता हूँ। अमेजोन एकेडमी की वेबसाइट पे अगर जाओगे, इफ़ यू गो टू लाइव लेसन्स क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स, ये सेशन अभी लाइव चल रहा है, इसीलिए उस पर लाइव शो कर रहा है। अभी पास्ट लाइव लेसन्स में जाओगे तो वेक्टर अलजेब्रा की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लेसन मटेरियल में क्लास नोट्स और डीपीपी देख सकते हो। कुछ देर बाद क्या होगा कि 3D ज्योमेट्री वाला जो लेक्चर है ये शिफ्ट होकर पास्ट लाइव लेसन्स में चला जाएगा। तो जैसे इसकी डीपीपी और क्लास नोट्स मिल रहे हैं, वैसे ही इस लेक्चर के भी डीपीपी और क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि डीपीपी कहां मिलेगी। क्लियर है क्या? गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बढ़िया मजा आया आज के सेशन में, थोड़ा एनर्जेटिक सेशन रहा और थोड़ा सा बखाना भी पड़ा, लेकिन कोशिश मैंने करी आपको सारी चीज़ें फंडामेंटल सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और जेईई मेंस में क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करना है वो सारा कुछ हैंडल हो जाए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल अपन प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे और वो अपना लास्ट लेक्चर होगा ऑफ दिस क्रैश कोर्स। डन, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।